नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है और अंत में आप अपने उत्तरों को ज़रूर बताएं कि आपके कितने 30 प्रश्नों में से सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? गार्सा दत्तासी का, शिव सिंह सेंगर का, जॉर्ज ग्रियर्सन का या रामचंद्र शुक्ल का? तो मित्रों, इसका उत्तर आपका सी वाला सही होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन ग्रियर्सन जी का है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली भाषा का, प्राकृत भाषा का, अपभ्रंश भाषा का या अवधी भाषा का? तो मित्रों, इसमें जो है आपका उत्तर जो है वह सी वाला होगा। दोहा या दूहा जो है यह अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषा क्षेत्रों में हिंदी को बांटा गया है, जिनमें से आपको पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म पहचानना है। पहला है कन्नौजी अवधी, दूसरा है ब्रज या बघेली, तीसरा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ बांगरू या चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली या बुंदेली। तो मित्रों, इसमें जैसे कि कन्नौजी आपका जो क्या है, कन्नौजी आपका आ जाता है। मित्रों, यहाँ देख पा रहे हैं आप कि कन्नौजी, तो कन्नौजी क्या है आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, किंतु अवधी जो है वह पूर्वी हिंदी की बोली है। आपका ए वाला ऑप्शन जो है ये गलत होगा। उसके पश्चात हम दूसरा देखते हैं ब्रज और बघेली। तो ब्रज भाषा जो है यह भी आपकी क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती, किंतु बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं छत्तीसगढ़ और बांगरू। तो मित्रों, यहाँ बांगरू जो है वो आपका हरियाणवी का एक नाम है, चाहे हम हरियाणवी कहें या बांगरू कहें, मतलब एक ही होगा। तो यह आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, किंतु जो है छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी बोली जो है यह आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अर्थात आपका उत्तर जो है वह डी वाला सही होगा। खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। मित्रों, अपभ्रंश, यहाँ हम अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, तो हमारे हिंदी का जन्म जो है वह अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है, किंतु यहाँ अपभ्रंश के कई सारे रूप जो है वह आगे चलकर विकसित हुए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपसे अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगरू, बघेली, ब्रज भाषा या भोजपुरी? तो मित्रों, यहाँ बघेली जो है आपका वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, यानी पूर्वी हिंदी जो है वह पूरी की पूरी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों बोलियां जो है अर्धमागधी के अंतर्गत ही आ जाती हैं। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मणिपुरी, मैथिली या आपका छत्तीसगढ़ी? तो मित्रों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। छत्तीसगढ़ी को जो है वह हमारी संविधान की अष्टम अनुसूची में 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी, मणिपुरी और मैथिली इनको स्थान प्राप्त है। इसके पश्चात हम आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? जिसमें ऑप्शन है आपका ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी बुंदेली और डी कन्नौजी। तो दोस्तों, आकार, इकार, ओकार इन सब से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और यहाँ आपसे पूछा जा रहा आकार बहुला बोली कौन सी है? तो यहाँ आकार बहुला बोली जो मित्रों होगी वो खड़ी बोली होगी। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ब्रज की हम बात करते हैं तो ब्रज भाषा जो है वो ओकार बहुला है। बुंदेली भी आपका ओकार बहुला और कन्नौजी, ये तीनों बाकी की जो बोलियां हैं ये ओकार बहुला है, किंतु खड़ी बोली जो है वह आकार बहुला है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है?
जैसा कि मित्रों हमने अभी 2 प्रश्न पहले यह बात की कि अपभ्रंश के कई सारे रूप थे, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, गुजराती का, पंजाबी का, मराठी का या सिंधी का। तो मित्रों इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। गुजराती भाषा का जो जन्म है वह सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और पंजाबी भाषा का जन्म आपका पैसाची अपभ्रंश से, मराठी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, और सिंधी का ब्राह्मण अपभ्रंश से विकास हुआ है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। जयपुर के पूर्वी हिस्से में कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रजभाषा, जयपुरी, कन्नौजी या खड़ी बोली। तो मित्रों यहाँ हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो जयपुर के जो पूर्वी हिस्सा है उसमें ब्रज भाषा जो है वह बोली जाती है, और जयपुरी की अगर हम बात करें तो जयपुरी राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है, नामवर सिंह का, सुनीत कुमार चटर्जी का, जॉर्ज ग्रियर्सन का या फिर रामविलास शर्मा का। तो मित्रों यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा वह सही होगा, इनके द्वारा ये वक्तव्य कहा गया है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। तो मित्रों जैसा कि आपको पता होगा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारी जो है 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो इस हिसाब से उत्तर आपका जो होगा वह सी वाला सही होगा। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वह बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है, 343 में, 348 में, 349 में या 351 में। तो मित्रों अगर हम हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद संख्या 351 के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात उत्तर हमारा जो है वह डी वाला सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है, मेवाती, मंडियालवी, मारवाड़ी तथा मेवाड़ी। तो यहाँ मित्रों जो है आपका यहाँ कुछ आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें आपका जो मेवाती है यह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, मारवाड़ी भी आती है, और मालवी आता है, या मेवाड़ी लिखा गया है मालवी होगा, और मंडियालवी जो है यह आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात उत्तर आपका बी वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। मित्रों आपको इन चारों ऑप्शनों में से छांटना है कि जिसको हमारे संविधान की 22 भाषाओं के अंतर्गत रखा गया है, नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी या गोंडव। तो इसमें मित्रों आपका ऑप्शन जो है वह ए वाला सही होगा, नेपाली को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न आपका आ जाता है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या फिर तुर्की भाषा का शब्द। तो मित्रों आपका तौलिया जो है वह मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अर्थात उत्तर आपका सी वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन। तो मित्रों ला जो है आपका यह पार्श्विक वर्ण कहलाता है। उत्क्षिप्त जो है वह हम द्विगुण व्यंजन जिसको ड और ढ कह की बात करते हैं उसको कहा जाता है, और प्रकंपित रा को कहा जाता है। इसके पश्चात आते अगले प्रश्न पर। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ और ओष्ठ दोनों से जिसका उच्चारण होता है उस वर्ण को हमें यहाँ पहचानना है। पहला ऑप्शन है आपका अ, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा का और चौथा ऑप्शन आपका ता होगा। तो मित्रों यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपका
का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, और ता का उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है, किंतु यहाँ हम कंठोष्ठ की बात कर रहे हैं, इसलिए उत्तर आपका ए वाला सही होगा। यानी अ जो है आपका कंठ और ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क, च, ज्ञ तथा औ। तो मित्रों यहाँ पर ज प्लस इया को मिलाकर ज्ञा बनाया जाता है, जो कि एक संयुक्त ध्वनि है, अर्थात आपका उत्तर सी वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? मित्रों आपने घोष और अघोष दोनों, घोष और सघोष दोनों पढ़े होंगे। अगर आपको उनके बारे में पता है तो बहुत ही आसानी से आप इसके उत्तर को दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है ग, घ, दूसरा ऑप्शन है ड और ढ, तीसरा ऑप्शन आपका पा और फा है, और चौथा ऑप्शन दा और धा है। अब यहाँ हम आघोष वर्णों की बात कर रहे हैं, तो आघोष वर्ण आपका पहला और दूसरा वर्ण क्या है? आघोष वर्ण जो है वह होता है। इस हिसाब से आपका उत्तर सी वाला सही होगा। प और फा जो है यह आघोष ध्वनियाँ हैं। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न पर। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम किसने किया था? स्वयंभू ने, चंड ने, हेमचंद्र ने, या फिर भरत मुनि ने? तो मित्रों यहाँ जो ऑप्शन प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन होगा वह आपका बी वाला सही होगा। चंड कवि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम किया था। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। किस विद्वान ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका ए वाला सही होगा। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली नाम दिया है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ताल, ओष्ठ या फिर मूर्धा? तो अगर मित्रों आपने कचट तप इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। यहाँ उत्तर जो है आपका डी वाला सही होगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? उत्तरी शैली से, दक्षिणी शैली से, पूर्वी शैली से, या फिर पश्चिमी शैली से? तो यहाँ मित्रों आपका जो ऑप्शन ए है उत्तरी शैली, यह सही होगा कि ब्राह्मी लिपि का विकास जो है, देवनागरी लिपि का जो विकास है वह ब्राह्मी की उत्तरी शैली से हुआ है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 12, 14, 16 या 18? मित्रों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो उस समय जो हमारी 8वीं सूची है उसमें जो है कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी या फिर महात्मा गांधी? तो मित्रों जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन था वह बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। राजभाषा विधायी आयोग कब समाप्त किया गया था? 1973 में, 1961 में, 1976 में या फिर 1968 में? तो मित्रों यह जो आयोग था इसको सन 1976 में समाप्त कर दिया गया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक?
तो मित्रों संज्ञा जो है वह 5 प्रकार की होती हैं। उनमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक ये संज्ञा के भेद हैं, किंतु पुरुषवाचक जो है यह आपका सर्वनाम का भेद है, संज्ञा का भेद नहीं है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर, यथाशक्ति में कौन सा समास है। मित्रों यह प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया और मुझे लगता है कि सभी लोग इसका उत्तर जो है वह बिल्कुल सही देंगे। बहुब्रीहि समास, नत्नीय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो मित्रों जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग होता है वह सभी जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, अर्थात उत्तर आपका यहाँ पर डी वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर, अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं। अंग्रेजी के, फ्रेंच भाषा के, पुर्तगाली भाषा के या फिर जर्मनी भाषा के। तो मित्रों यह सभी शब्द जो हैं आपके क्या हैं, फ्रेंच भाषा के हैं, जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसके पश्चात आपका 29वां प्रश्न आ जाता है कि लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली को, कन्नौजी बोली को, मेवाती को या फिर बघेली को। तो मित्रों यहाँ लरिया और खलटाही जो बोली है वह आपकी छत्तीसगढ़ी बोली को कहा जाता है। अंत में आपका आखिरी प्रश्न आ जाता है कि नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है। संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, पंचमाक्षर या बद्धाक्षर। तो दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं नासिक के व्यंजनों की। नासिक के व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। तो इन अक्षरों को मित्रों हम पंचमाक्षर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि सभी वर्गों के 5वें अक्षर के रूप में यह सभी अक्षर आते हैं। मित्रों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।